Partnership 1, short questions and answers. What is partnership deed? This is repeated asking question in the exam, 4 marks. पार्टनरशिप डीड इज ए रिटर्न एग्रीमेंट. ये एक रिटर्न एग्रीमेंट रहता पार्टनर्स के बीच में. पार्टनर्स को साइन करना रहता है, ये स्टैम्प करना रहता है एंड शुड बी रजिस्टर्ड एंड कैन बी इजिली अल्टर्ड. इसमें जो है ना म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स इजिली इसको अल्टर भी कर सकते. इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए पार्टनर्स, सो देन द पार्टनर्स मस्ट फॉलो द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. द फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. प्रोविजन of Partnership Act 1932. In the absence of the partnership deed made by the does not made by the partners, they have to follow these points. First, name of the fund. पार्टनरशिप डीड में क्या रहता है, उसके कंटेंट्स क्या रहते हैं. फर्म का नेम लिखना, कौन सा बिजनेस कैरी कर रहे, और नेचर क्या है बिजनेस का, टाइप ऑफ बिजनेस, नेम्स ऑफ द पार्टनर्स लिखना रहता है उसमें, प्लेस ऑफ द बिजनेस, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ऑल द पार्टनर्स. पार्टनर्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे कैपिटल, वो भी उसमें रिटर्न रहता. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लोन्स एंड एडवांसेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, और ड्राइंग कितना पार्टनर्स अगर विड्रॉ करे तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करना उन लोग को. ड्राइंग बोले तो क्या रहता है, पर्सनल यूज के लिए अगर पार्टनर्स उन लोग बिजनेस में से अमाउंट कुछ ले रहे अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना रहता पार्टनरशिप एक्ट में. सैलरीज एंड कमीशन पेएबल टू द पार्टनर्स. अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसको कितनी सैलरी दे रहे, अगर कोई सेल अच्छा कर रहे तो उनको कितना कमीशन देना है अलग से, वो भी जो है ना उसमें रिटर्न रहता. ड्यूटीज, पावर्स एंड ओब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स. पार्टनर्स को क्या क्या ड्यूटीज फॉलो करना रहता है उसके अंदर, वो लोगों को क्या क्या पावर रहता है डिसीजन लेने के लिए, क्या ऑब्लिगेशंस रहते बिजनेस की तरफ, ये पूरा उसमें रिटर्न रहता. पार्टनरशिप डीड मेन बनाते इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में बोल के, तो इसलिए उसमें क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट जो है ना लिखे हुआ रहता. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑडिट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन. अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा, न्यू पार्टनर, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा, डेथ हो रहा, तो गुडविल को कैसा वैल्यू करना, जो अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो कर रहे 5th यूनिट में, दैट ऑल्सो शुड बी रिटर्न हियर. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अगर हो गई तो कैसा रियलाइजेशन अकाउंट कैसा बनाना, कैसा सेटल करना अकाउंट्स को. मेथड ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स. अगर कुछ इन केस अगर कुछ कॉमन डिस्प्यूट्स जो पार्टनरशिप में एग्री होते रहते, वैसे डिस्प्यूट्स को जो है ना इसमें मेथड्स भी रहते कैसा सेटल करना. एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने ईयर्स के लिए अपने को पार्टनरशिप रन कर रही है, वो भी इसमें टोटल 15 कंटेंट्स विल बी देयर इन द. नाउ नेक्स्ट वी हैव सैक्रिफाइसिंग रेशियो. व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब आता है आपको, जब 2 पार्टनर्स बिजनेस में है, अगर थर्ड पार्टनर को ला रहे हो लोग, तो उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता. सो कितना रेशियो लोगों का सैक्रिफाइस कर रहे हैं लोग, वो अपने को मालूम करना रहता. सो इट इज रिलेटेड विद द एडमिशन ऑफ द पार्टनर. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अराइजेस, कब अराइज होता है, जब ओल्ड पार्टनर जो है ना सेक्रीफाइस कर देते हैं उन लोगों का सम पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर. तो वैसे केस में जो है ना क्या होता, सच शेयर विल बी रिड्यूस हो जाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लोगों का ओल्ड पार्टनर्स का. एंड देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग विल बी कैलकुलेट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट अमंग ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स. उसके बाद एक न्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं लोग, जो ओल्ड और न्यू पार्टनर तीनों को भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना रहता हो. इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स थे, लोगों का पहले रेशियो कितना था, 3:2 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उसके बाद क्या हुआ, लोग जेड को एडमिट करे, तो जेड आने के बाद इन लोगों का न्यू रेशियो कितना हो गया, 5:3:1 हो गया. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना रहता, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो 3/5 है माइनस 5/9. सो यहाँ पर 5 9s 45. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 9 3s 27, 5 5s 25. सो 27 माइनस 25 2/45 एक्स का आ गया. वाई का सेम वे, ओल्ड रेशियो क्या है वाई का, 3:2 बोले तो 2/5 रहता, और न्यू रेशियो इनका कितना है, 3/9 है. 5 9s 45 क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 2s 18, 5 3s 15. सो 18 माइनस 15 3/45. डिनोमिनेटर सेम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्स एंड वाई का 2:3 है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो क्या में रहता है, जब एक पार्टनर रिटायर होता, ठीक है, जब पार्टनर एक रिटायर हो जा रहे तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो रहते हैं उन लोगों का जो रेशियो रहता है वो गेनिंग रेशियो रहता. So gaining ratio is the ratio calculated at the time of retirement of partner of a firm. If the new ratio is not calculated, then remaining partners follow the old ratio for sharing profit after retirement. They gain. Example A, B, C अगर 3 partners है, उन लोगों का रेशियो 4:3:2 था. Now C जो है ना इसमें रिटायर हो गया, तो ascertaining the gaining ratio कितना है A, B का. If A and B decided to share profit and loss equally, तो gaining ratio में क्या रहता है अपने को, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और यू कैन राइट न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना. तो यहाँ पर इन लोगों का ए का जो है ना गेनिंग रेशियो न्यू कितना है, इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 1:1 रहता, 2 पार्टनर्स है तो 1:1, सो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है लोगों का 4/9. सो 2 9s 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9 1s 9, 2 4s 8, 1/18. 20 गेन कितना है, वो
न्यू इनका भी 1/2 है, माइनस ओल्ड कितना है 3/9. सो 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, 3 2 जा 6, 9 minus 6 3, 3/18. सो गेनिंग रेशियो ए एंड बी का 1:3 है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. बेसिस इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल. अंडर फिक्स कैपिटल क्या रहता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर फिक्स रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते लोग. अंडर फ्लक्चुएटिंग में अकाउंट द कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो भी जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो लोग स्टार्टिंग में उसको ईयरली चेंज कर सकते हैं. रिकॉर्डिंग ऑफ एडजस्टमेंट ड्रॉइंग सैलरी कमीशन, ये जो है ना फिक्स कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होता. एडजस्टमेंट सच एज ड्रॉइंग सैलरी कमीशन आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट डज नॉट डिफर फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से डिफरेंट नहीं रहते फिक्स कैपिटल में. यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट डिफर्स रहते एक दूसरे से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3. दे एडमिट सी. एक न्यू पार्टनर को एडमिट करे लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू 7:5:4 है. कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो इज गिवन, सी एडमिटेड, न्यू रेशियो इज गिवन. सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो ए का सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर जो रहते हैं ना उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम कर सकते हैं अपन, क्योंकि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो रहता फॉर्मूला, इसलिए न्यू पार्टनर का अपन फाइंड नहीं कर सकते. सो ओल्ड रेशियो ए का कितना है 5/8 है, माइनस न्यू रेशियो कितना है 7/16 है. 8 और 16 का एलसीएम 16 आ गया. 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स, 2 5 10. 16 के टेबल में 16 1 टाइम्स आता, 1 7 7. सो 10 minus 7 3, 3/16. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी, ओल्ड रेशियो कितना है बी का 3/8 है, माइनस न्यू रेशियो कितना है 5/16. 8 और 16 का एलसीएम 16. 8 16 के टेबल में 2 टाइम्स, 2 3 6. 16 के टेबल में 16 1 टाइम्स, 1 5 5. 6 minus 5 1. डिनोमिनेटर सेम आ गए. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:1. और सी जो गेन कर रहे वो क्या है 3/16, 1/16, 4/16. उसको कटिंग करें तो 1/4 आता है यहाँ पर. तो सी का गेन 1/4 है. ही आस्क्ड कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दिस इज इनफ. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:1. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, XYZ 3 पार्टनर्स है sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. Now they admit C, A as a partner in the new partnership firm and give him 1/5 share of profit. यहाँ पर अपने को शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिए. फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसमें क्या है, अपने को जब शेयर दे देते तो टोटल प्रॉफिट कंपनी का 1 अज्यूम करना अपन. उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट 1 minus 1/5 4/5 हो जाता. तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है इसमें, न्यू एक्स का जो भी ओल्ड रेशियो रहता 5/10 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट. ठीक है ना, 5/10 ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट. रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया यहाँ पर अपने को 4/5 आया. सो 5 4 जा 20, 10 5 जा 50. वाई का 3/10 था ओल्ड, रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5, 3 4 जा 12, 10 5 जा 50. जेड का 2/10 इंटू 4/5, 2 4 जा 8, 10 5 जा 50. अब यहाँ पर ए का शेयर कितना है 1/5 है. इसके भी डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर अपने को क्या करना रहता, 10 से मल्टीप्लाई करना रहता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. सो 10/50. नो ऑल 50 इज कैंसल्ड. 2 से इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन. 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज 10:6:4:5. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, P and Q आर शेयरिंग प्रॉफिट. P and Q शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3. 2 पार्टनर्स है, ये लोग 5:3 में शेयर कर रहे प्रॉफिट. 3/7 शेयर इन द न्यू फर्म. अब यहाँ पर R एडमिट हुआ, ही टेक्स 2/7 फ्रॉम P. ठीक है, जब एक न्यू पार्टनर आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइस करते हैं, तो यहाँ पर ए पी कितना सैक्रिफाइस करे 2/7 और क्यू 1/7. अब अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मालूम करना है. तो जब ऐसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिए, जब क्या करना रहता है अपने को, आर एडमिट हो रहे 3/7 शेयर में न्यू फर्म में, 2/7 पी के पास से ले रहे हो, 1/7 क्यू के पास से ले रहे. तो पी का ओल्ड शेयर कितना था 5/8 था पहले, 5:3 है ना, तो 5/8. उसमें से उन्होंने आर को जो है ना 2/7 सरेंडर कर दे रहे. सो माइनस कर देना उसको अपने 5/8 माइनस 2/7. अब यहाँ पर 8 7 जा 56, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 5 जा 35, 8 2 जा 16, 35 माइनस 16 19/56. अब क्यू का ओल्ड शेयर कितना था 3/8 था, इन्होंने कितना सरेंडर कर रहे हैं 1/7. सो 3/8 माइनस 1/7. सो 7 8 जा 56, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 8 1 जा 8, 13/56. सो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब यहाँ पर आर का अपने को 2/7, आर का जो है ना कितना सरेंडर करे उन्होंने, पी कन से कितना लिए 2/7 और पी के क्यू के पास है, पी के पास है 2/7, क्यू के पास है 1/7. सो 3/7. यहाँ डिनोमिनेटर अपने को 56 आया दोनों का, तो आर का भी डिनोमिनेटर 56 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करना. सो 3 8 जा 24, 7 8 जा 56. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 19:13:24. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राधा एंड रानी.
Radha and Rani carrying business in partnership, sharing profit in the ratio 5:3. Now they admitted Rukmini into partnership. Their new profit sharing is 8:5:3. पहले कितना था इन लोगों का 5:3 था. रुक्मिणी को ऐड करने के बाद कितना हो गया 8:5:3. फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ राधा एंड रानी एंड डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल 9,000 ब्रॉड बाई रुक्मिणी. रुक्मिणी 9,000 जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को. ओल्ड शेयर कितना था 5:3, न्यू शेयर 8:5:3. तो न्यू शेयर ओल्ड शेयर जब दे देते तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाता ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. सो राधा का ओल्ड शेयर 5/8 था एंड न्यू शेयर 8/16 है. रानी का 3/8, न्यू शेयर 5/16. राधा सैक्रिफाइस 5/8 माइनस 8/16. 8 और 16 का एलसीएम 16 आ गया. 9 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स, 2 5 10. 16 के टेबल में 16 1 टाइम्स, 1 8 8. सो 10 माइनस 8 2/16. रानी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो कितना है उनका 3/8 माइनस न्यू रेशियो 5/16. सो दो भी जब इवन नंबर्स रहते तो अपने को हाईएस्ट नंबर एलसीएम आता. ठीक है, 8 और 16 का एलसीएम 16. सो 8 16 के टेबल में कब आता 2 टाइम्स आता. 2 3 6. 16 के टेबल में 16 1 टाइम्स, 1 5 5. सो 6 माइनस 5 1 1/16. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया अपने को 2:1 आ गया. ये 2:1 में रुक्मिणी कितना गुडविल है 9,000. गुडविल क्रेडिटेड टू राधा 9,000 इंटू 2/3 6,000. गुडविल डिस्ट्रीब्यूटर और क्रेडिटेड टू रानी 9,000 इंटू 1/3 3,000. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Shyam, Ram and Bhim share profits and losses in the ratio 1:2:2. राम हैज रिटायर. अब ये रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है. ये शॉर्ट प्रॉब्लम्स में श्याम राम और भीम 3 पार्टनर्स थे जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:2 था. अब राम रिटायर हो जा रहे दिसंबर में एंड इन डिमांडिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज गिवन. हियर नंबर ऑफ परचेज इज मिसिंग. हियर 2 year परचेजेस विल बी देयर इन दिस क्वेश्चन. सो गुडविल का फॉर्मूला क्या रहता है अगर प्रॉफिट दे दिए तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस. एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपने को जो भी गिवन है 1 2 3 4 5 ईयर्स का 2,10,000. नंबर ऑफ ईयर्स कितने ईयर्स का प्रॉफिट है अपने का 5. सो 42,000 गुडविल आ गया. नंबर ऑफ ईयर परचेज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. सो 2 years इफ इट इज गिवन 2 से उसको मल्टीप्लाई करना. 42,000 इंटू 2 84,000. सो कैलकुलेशन ऑफ राम शेयर ऑफ गुडविल 84,000 इंटू 2/5. सो इट इज 33,600. इफ सपोज परचेज ऑफ ईयर इज नॉट गिवन यू एज्यूम 2 years परचेज ऑफ गिवन एज्यूम कर रहे बोल के यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते नोट में. सो राम शेयर्स कितना है इनका 2/5 है गुडविल के उसमें शेयर 33,600. नाउ विल सी पार्टनरशिप 2 सेकेंड यूनिट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. What do you mean by dissolution of a partnership or what is dissolution of a firm? In a Partnership Act 1932 determined the variation that exists between the dissolution of a firm. The Indian Partnership Act 1932 defines the two terms under 39S. The dissolution of partnership between all the partners of a firm is called dissolution of the firm. अगर पूरे पार्टनर्स मिलके जो है ना फर्म को डिसॉल्व कर दे रहे तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते. द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म अकर्स व्हेन पार्टनरशिप कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती है यहाँ पर एंड पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू विद द फर्म. वेयर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिफर्स टू द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फर्म. और एक जो है सो उसको रीस्ट्रक्चर करने को भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन सच ऑफ द रिटायरमेंट. अगर पार्टनर हो गया तो इंसॉल्वेंसी हो गया या कोई पार्टनर की डेथ हो गई. So a partner and willingness of remaining partners continue with the firm to accomplish the expressed or implied agreement to that effect. So at the time of dissolution of a firm, the assets or firm realized कर लेते हैं यहाँ पर and the liabilities को discharge कर देते हैं. discharge मतलब payment कर देते हैं liabilities जिसका भी देना है outsiders party को. And in case of dissolution of partnership, the shares of outgoing partner is identified but firm is not close होती इसके अंदर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट ए शॉर्ट नोट गार्नर वर्सेस मुर्रे केस. ये इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड रहता. गार्नर वर्सेस मुर्रे वॉज ए पॉपुलर केस है. ये एक एग्जाम्पल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस विच वॉज हेल्ड ड्यूरिंग 1903 में. एक इंग्लैंड में केस हुआ था ये. अंडर दिस 2 पार्टनर्स थे इसके अंदर गार्नर और मुर्रे बोल के. वर आर्गिंग ईच अदर टू शेयर लॉस अकर्ड ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ देयर थर्ड पार्टनर विल्किंस. 3 पार्टनर थे एक्चुअली गार्नर मुर्रे विल्किंस. विल्किंस इंसॉल्वेंट हो गए तो अब जो उनका लॉस हुआ वो गार्नर और मुर्रे दोनों में जो है सो आर्ग्यूमेंट हो रहा कि कितना शेयर करना है. At the time of dissolution of partnership, Garner and Murray were fighting on the issue of sharing and loss Wilkins' insolvency. So at the time, Garner said that the loss of Wilkins' insolvency should be shared as per the profit and loss ratio से अपन शेयर करेंगे. और दूसरी तरफ जो है सो मुर्रे क्या बोल रहे कि Murray says that the loss of Wilkins' insolvency should be shared among the partner as per capital ratio. So they appeared into the court में गए लोग and asked to solve the issue of sharing insolvency loss. Insolvency loss
जो भी होता, एक जने बोल रहे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना, एक जने बोल रहे कैपिटल रेशियो से। मिस्टर जोयस, ये जज है इंग्लैंड के कोर्ट के, गिव द फॉलोइंग डिसीजन। ही हेल्ड दैट पार्टनर मस्ट फर्स्ट फाइंड आउट विच काइंड ऑफ लॉस अक्कर, कौन सा लॉस हो रहा, वेदर इट इज़ रियलाइजेशन का अगर लॉस है इंसॉल्वेंसी में, इफ़ लॉस अक्कर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी देन इट इज़ कंसिडर्ड एज कैपिटल लॉस। ठीक है, इंसॉल्वेंसी की वजह से अगर लॉस हो रहा तो कैपिटल लॉस है, वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। इफ़ लॉस अकर ऑन रियलाइजेशन के ऊपर अगर लॉस हो रहा तो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रेडिंग लॉस एंड इट शुड बी शेयर्ड पार्टनर्स अमॉन्ग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अपने को ये गार्नर वर्सेस मुरे केस इंसॉल्वेंसी के प्रॉब्लम में होता है। इंसॉल्वेंसी में जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसका जो शेयर रहता है ना, वो कैपिटल रेशियो में जो है ना अपने को यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, 3 पार्टनर्स है, 2/5 2/5 1/5 कॉन्ट्रीब्यूटेड वर ए 30,000 कैन कॉन्ट्रीब्यूट करे, बी 10,000, सी 4,000, कैश इन एंड 10,000 है एंड रियलाइजेशन लॉस 34,000 हुआ। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट एज्यूमिंग दैट सी इज इंसॉल्वेंट, सी इंसॉल्वेंट हो गया इसमें एंड इज अनेबल टू ब्रिंग एनी थिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है अपने को। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का 30,000, बी का 10,000, सी का 4,000। अब रियलाइजेशन लॉस 34,000 जो है वो 2:1 में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पहले। ठीक है, वो लॉस यहाँ पर ले लेने के बाद ये 3 कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री जैसा रहता ना, वैसा इंसॉल्वेंसी के प्रॉब्लम में लेना रहता, याद रख लो। डेबिट साइड पहले टू रियलाइजेशन लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करे सो, फिर ए और बी को यहाँ पर फिर से लेना क्रेडिट साइड बाई बैंक बोल के। ठीक है, 13,600 13,600। अब ये 6,800 जो सी का अमाउंट जो रहता, सी का अमाउंट deficiency C borne by A and B in their equal sharing ratio, A and B will bring cash to this. So यहाँ पर 6,800 में से 4,000 माइनस कर देना, ये डेबिट माइनस क्रेडिट, 6,800 माइनस 4,000, सो 2,800 यहाँ पर है। ठीक है, ये 2,800 जो है सो एक्चुअली कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का रहता है। ये कैपिटल रेशियो ए और बी का 3:1 अदरवाइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पर प्रॉब्लम में। ये फिर यहाँ पर 2C बोल के 1,400 दोनों का लेना, ए और बी का ने। 2 बैंक अकाउंट, ये टोटल में से ये दो टोटल को माइनस करें तो 28,600, यहाँ पर 8,600 इधर जो है सो टैली हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रवि एंड तेजा वर इन पार्टनरशिप एंड एग्रीड टू डिसॉल्व। 2 पार्टनर्स है रवि एंड तेजा, वो लोग जो है सो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देना चाह रहे। एसेट्स 3 लाख में रियलाइज कर दे रहे लोग, रियलाइज बोले तो सोल्ड आउट कर दे रहे एसेट्स को, और लाइबिलिटीज 2,60,000 पेमेंट करना है उन लोगों को, आउटसाइडर्स को। रवि का कैपिटल 40,000 है, तेजा का 2,60,000 है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन 3:1। शो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है अपने को। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या रहता है अपने को, एक्चुअली पहले बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स मालूम होना रहता अपने को। इसमें बुक वैल्यू ऑफ एसेट नहीं है तो ये वर्किंग नोट्स रहता, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना, इसमें जो है ना बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स मालूम होता अपने को। लायबिलिटीज़ क्या है अपने को, सन्डी लैब 2,60,000 तेजा के कैपिटल, लायबिलिटीज जो डिस्चार्ज कर रहे लोग वो लायबिलिटीज ले लिए। उसके बाद कैपिटल रवि का 40,000, तेजा का 2,60,000, सो टोटल लायबिलिटीज जो है ना 5,60,000 है। वही जो है सो एसेट्स की वैल्यू रहती। सो क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी रहता, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज रहता। सो ऐसे लायबिलिटी जितना आया एसेट्स भी उतना ही रहता। सन्ड्री एसेट्स अपने को 5,60,000, ये बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स अपने को मालूम हो गया। रियलाइजेशन में क्या लेना रहता, पहले बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स लेना रहता। सो 5,60,000 आ गए अपने को, और यहाँ पर पेमेंट टू क्रेडिटार्स को जो भी पेमेंट करते वो लेना रहता 2,60,000। ये बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटार्स है 2,60,000। एसेट्स को कितने में रियलाइज कर रहे लोग, 5,60,000 बुक वैल्यू है लेकिन 3 लाख में सोल्ड कर रही है। नाउ दिस इज 8,20,000, दिस इज 5,60,000, तो 2,60,000 लॉस हो रहा रियलाइजेशन का। ये दोनों को 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। दिस इज यूनिट 3, इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग एंड बोनस शेयर्स। वी आर डूइंग शॉर्ट प्रॉब्लम्स पार्ट ए। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर, मीनिंग डिबेंचर्स क्या रहते हैं, ये एक्नॉलेजमेंट डेप्ट रहता है।
ये क्या रहते हैं अपने को, शेयर आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द ओन्ड कैपिटल, कंपनी का जो भी कैपिटल रहता है उसके ओनर्स रहते हैं शेयर्स। ये एक कर्जा रहता है, डेट डिबेंचर्स। नेचर डिबेंचर्स आर रिडीमेबल ओनली आफ्टर स्पेसिफिक 5 ईयर्स के ऐसा रहते, स्पेसिफिक पीरियड होने के बाद इसको डिस्चार्ज कर देते, पेमेंट कर देते उन लोगों को रिटर्न। शेयर्स आर यूजुअली इरिडीमेबल इन नेचर। शेयर्स क्या रहते, एक बार कंपनी के शेयर्स अगर इशू करे तो कंपनी के लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट रहते ये शेयर्स। मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, डिबेंचर्स आर यूज्ड एज बोथ मेथड ऑफ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए यूज़ करते हैं। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए शेयर्स इशू करते। कंपनीज विथ कंपेरेटिवली लो फाइनेंशियल पोजीशन जिसका रहता है उन लोग क्या करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते। कंपनीज विथ अनसाउंड फाइनेंशियल पोजीशन इशू शेयर्स इशू करते लोग, अनसाउंड फाइनेंशियल पोजीशन जिसका रहता। मेड ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट पेड करते हैं यहाँ पर, और शेयर्स होल्डर को जो पेमेंट करते हैं उसको डिविडेंड बोलते। नाउ इशूड कैपिटल, according to section 250 Companies Act 2013, issued capital means such capital as the company issued from time to time for subscription, the amount of capital raised from public के पास है जो कैपिटल रेज करते हैं, ऑफरिंग इज नोन एज इशूड कैपिटल बोलते। ठीक है, इसमें अपने को ऑथराइज कैपिटल एक रहता, जो ऑथराइज कैपिटल बोले तो फिक्स, कंपनी का लिमिटेशन रहता 50 करोड़ तक उन लोग पब्लिक से ले सकते बोल के। लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी सिर्फ 10 करोड़ अगर ले रही तो 10 करोड़ को इशू कैपिटल बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंटेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर कैश, कैश के लेके जितना शेयर इशू करे। शेयर्स ऑफर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी रहता है, जैसे बोनस शेयर्स वगैरह। शेयर सब्सक्राइब फॉर बाय द सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टाइम पे जो है ना सिग्नेचरीज भी थोड़े शेयर्स लेते। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द शेयर फॉरफीचर एंड शेयर सरेंडर, मीनिंग इट रिफर्स टू द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। अब शेयर फॉरफीचर बोले तो क्या रहता, अपने को 4 पार्ट्स रहते हैं, एप्लीकेशन एक रहता, अलॉटमेंट एक रहता, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन के जब पेमेंट कर दिए, अलॉटमेंट के जब करे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल को नहीं करे तो लोगों के शेयर्स का ये जो एप्लीकेशन अमाउंट और अलॉटमेंट का अमाउंट है कंपनी ले लेती, वो उसको शेयर फॉरफीचर करना बोलते। इट रिफर्स टू द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, उनके नाम का शेयर कैंसिल कर देते कैपिटल इन केस शेयर होल्डर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी के अमाउंट अगर नहीं दिए तो। इट रिफर्स टू द वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर्स बाय ए शेयर होल्डर टू द कंपनी इन ऑर्डर टू कैंसिल द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यहाँ पर क्या होता है, वॉलेंट्री आके उन्होंने अपनी मर्जी से अपने शेयर्स कंपनी को दे देते कि आप ये दूसरों को दे दो, हम एज लॉन्ग हम इसको नहीं कंसिडर करना चाह रहे बोल के। यहाँ पर जो है ना विदाउट इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्म करके कंपनी को शेयर्स रिटर्न करते। एक्शन, इट इज कंपल्सरी एक्शन टेकन बाय द कंपनी, इट इज वॉलेंट्री एक्शन विच इज टेकन बाय द शेयर होल्डर का एक्शन रहता है। ये कंपनी की तरफ से कंपनी फॉरफीचर कर लेती है शेयर्स को। रीजन, इट टेक्स प्लेस व्हेन द शेयर होल्डर फेल्स, अगर नहीं करे लोग अलॉटमेंट के या कोई फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करे। इट टेक्स प्लेस व्हेन द शेयर होल्डर इज नॉट बीइंग एबल टू पे द कॉल मनी, अगर यहाँ पर नहीं दे रहे लोग अलॉटमेंट की तो लोग सरेंडर कर दे रहे। टाइम, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, यहाँ पर जो है ना पूरा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पूरा पेमेंट जितने भी 4 स्टेप्स रहते हैं ना वो पूरे होने के बाद में यहाँ पर जो ना शेयर फॉरफीचर कर दे। ये बहुत इजी रहता है, इट इज़ इजी एंड सिंपल। स्टेप 1 में एप्लीकेशन के बाद ही यहाँ पर ला के शेयर सरेंडर कर दे सकते। अमाउंट, इन दिस द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर इज फॉरफिटेड, फॉरफिटेड बोले तो कंपनी रख लेती वो अमाउंट। इन दिस द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर इज रिफंडेड, सरेंडर करते जब क्या रहता, अमाउंट जितना भी एप्लीकेशन के जब लोग दिए उसको रिफंड कर देती कंपनी। नेक्स्ट, री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स। जस्ट नाउ वी हैव सीन नो शेयर फॉरफीचर किसको बोलते हैं, अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट के या फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए तो कंपनी उसके शेयर्स को अपने पास रख लेती है उनके नाम से कैंसिल करके। अब वो शेयर्स को फिर दूसरों को री इशू करने को री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स बोलते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एलिजिबल रहते हैं टू री इशू फॉरफिटेड शेयर्स एंड दीज शेयर्स कैन बी री इशूड एट पार। एट पार बोले तो अगर 100 रुपीज़ का शेयर है तो 100 रुपीज़ में देना, डिस्काउंट 100 रुपीज़ के शेयर को 80 रुपीज़ में। एट प्रीमियम बोले तो 100 रुपीज़ के शेयर को 120 में भी री इशू कर सकते। ये 3 तरह से डायरेक्टर्स को राइट रहता कैसा इशू करना। Discount amount on reissue of shares must be more than the forfeited amount which is credited to forfeited share account. This discount amount is adjust करते forfeitures का, balance is transferred to reserve account. In case if all the forfeited shares are not issued, पूरे अगर नहीं इशू कर सके, the proportionate amount is forfeited shares account and balance are transferred to capital reserve account. Now question number 5, धनुष लिमिटेड इशू 2000 शेयर्स इशू करे, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। पेबल 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पे पूछे वो लोग, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर ड्यूली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी। सो यहाँ पर अपने को एप्लीकेशन
अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, 3 है, तो एक के 2 एंट्रीज रहते, ठीक है ना। सो जनरल एंट्रीज का प्रोफोमा ही रहता, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। फर्स्ट एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हो रहा, कितने शेयर्स है 200, एप्लीकेशन का रेट कितना है 3 रुपीज़। एप्लीकेशन के जब एप्लीकेशन का रेट लेना, अलॉटमेंट की एंट्रीज 2 एंट्रीज पास करते जब अलॉटमेंट का रेट लेना, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 2 एंट्रीज पास करते जब 3 रुपीज़ लेना। ये सो फर्स्ट एप्लीकेशन का 3 रुपीज़ से 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3, बैंक पैसे आ रहे एप्लीकेशन के, टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6000। ये शेयर एप्लीकेशन के 6000 रुपीज़ को कैपिटल शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर देते। सो सेकंड एंट्री क्या रहती, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल 6000। नो थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू, ये फर्स्ट में बैंक पहले आता क्योंकि एप्लीकेशन पहले रिसीव होते, सेकंड केस से अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल से शेयर कैपिटल को पहले ट्रांसफर करके बताना रहता, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा 2000 एट द रेट ऑफ, अलॉटमेंट का रेट 4 रुपीज़ है, 8000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल 8000, बैंक अकाउंट डेटा टू पूरे पैसे आ गए, सो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8000। एक बार शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करना है, फिर एक बार शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करना है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। एक बार शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होता, एक बार डेबिट होता। नाउ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना लेना है 2000 एट द रेट ऑफ 3, 6000। बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6000। These are the basic entries you have to remember. Now question number 6, following items appear in the trial balance, 4500 इक्विटी शेयर्स 100 each, कैपिटल रिजर्व 40,000 है, 90,000 है कैपिटल रिजर्व, जिसमें से जो है सो सेल ऑफ एक प्लांट को सेल करे सो प्रॉफिट 40,000 इंक्लूडेड है उसमें। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 40,000 है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 30,000 है, जनरल रिजर्व 1,05,000, सरप्लस क्रेडिट बैलेंस 65। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एस लिमिटेड। सो पहले अपने को वर्किंग नोट्स कर लेना है, 3 इक्विटी शेयर जिसकन भी है उनको 1 बोनस शेयर दे रहे, तो कंपनी के कितने शेयर्स है टोटल 4500 इंटू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ये, सो 15,100 बोनस शेयर्स दे रहे। एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़ है, सो 1,50,000 पहले कैपिटल रिजर्व में से, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन करे तो कैपिटल रिजर्व में से शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम में से ले सकते हैं अपन। सो कैपिटल रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व 30,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000, कैपिटल रिजर्व जो प्लांट को सेल करे सो रियलाइज था वो कैश वो ले लिए, जनरल रिजर्व में से 40,000, टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,50,000। फिर बोनस टू शेयर होल्डर का ये जो भी अमाउंट रहता वो इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर देना। 2 एंट्रीज रहते, कहाँ से ले रहे आप इशू करने के वास्ते, पहले वो एंट्री, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन लिमिटेड इशू 4 लाख शेयर्स इशू कर रहे लोग 10 रुपीज़ ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2, ऑल द अमाउंट शुड बी पेड ऑन एप्लीकेशन, 3 लाख एप्लीकेशंस वर रिसीव। इन लोग कंपनी करना कितने चाह रही थी 4 लाख इशू, लेकिन एप्लीकेशन 3 लाख ही रिसीव हुए एंड फुल्ली अलॉटेड राइट द जनरल एंट्रीज। सो प्रीमियम 2 रुपीज़ है, बैंक अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कंपनी पब्लिक कितने अप्लाई करी 3 लाख 10 रुपीज़ का एक है विथ प्रीमियम 12 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ विथ प्रीमियम, सो 36 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब यहाँ पर शेयर कैपिटल को एक्चुअल जितना प्राइस रहता वही ट्रांसफर करना रहता, ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। 3 लाख एट द रेट ऑफ 10, 30 लाख, एंड शेयर प्रीमियम क्या अलग दिखाना, टू शेयर प्रीमियम कितने शेयर्स थे वो 3,000 एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ प्रीमियम, सो 6,000, 30 lakhs and 6 lakhs it is 30,000, 3 lakh shares at the rate of ₹2, 6 lakhs it should be 6 lakhs, ठीक है। 3 lakhs at the rate of ₹10 ले लिए पहले, 30 लाख आ गया, फिर 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2, 6 lakhs, टोटल 36 lakhs। ये प्रिंट मिस्टेक है, 6,000 नहीं 6 lakhs आना है वो। Now next, underwriting. According to SEBI, underwriting in agreement with or without condition to subscribe the securities of body corporate where the existing shareholders of such body corporate
और द पब्लिक डू नॉट सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफर टू देम। सो अंडर राइटिंग में क्या होता है, एक सिक्योरिटीज एक बॉडी रहती है, एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है या कोई इंडिविजुअल्स रहते, कंपनी के शेयर्स को पब्लिक तक जाने से पहले ये लोग अथॉरिटी लेके कि हम ये शेयर्स को ले लेते, हम पब्लिक को बाद में सेल करते बोल के। दिस द अंडर राइटिंग इज मैंडेटरी एग्रीमेंट है ये फॉर द पब्लिक इशू। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडर राइटिंग द पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो भी इन्वॉल्व रहते अंडर राइटिंग, उन लोगों को अंडर राइटर्स बोलते। ठीक है, इसके अंदर 3 टाइप्स रहते, कंप्लीट अंडर राइटिंग, पूरे अगर जितने भी शेयर्स हैं पूरे अगर अंडर राइट ले रहे लोग तो, पार्शियल अगर हाफ ऑफ द शेयर्स अंडर राइटिंग कर रहे, फर्म अंडर राइटिंग इफ एन अंडर राइटर एग्रीज टू परचेज सम एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर अपार्ट फ्रॉम द शेयर्स एंड डिवेंचर्स ही वाज नीड टू अंडरटेक अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स, देन सच राइटिंग इज नोन एज फर्म अंडर राइटिंग। एक्स्ट्रा अगर एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स अगर लोग ले रहे तो उसको फर्म अंडर राइटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निकिता वॉज होल्डिंग 400 शेयर्स। निकिता के पास 400 शेयर्स है, 100 रुपीज़ ईच शेयर, 80 पर शेयर कॉल्ड अप। बोले तो 100 रुपीज़ का एक शेयर है, लेकिन उन्होंने 80 रुपीज़ ईच पे करे अभी तक। शी पे 30 एप्लीकेशन के टाइम पे करे, बट फेल टू पे 20 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 ऑन फर्स्ट कॉल। खाली एप्लीकेशन के टाइम पे करे उन्होंने 30 रुपीज़, अलॉटमेंट भी नहीं पे करे और फर्स्ट कॉल के भी 30 रुपीज़ नहीं पे करे। हर शेयर्स वर फोरफिटेड, जनरलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शंस। सो टोटल कितने शेयर्स, 400 शेयर्स है, पे कॉल्ड अप कितना है 80 है, तो 400 इंटू 80 ले लेना पहले, 32,000। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के नहीं पे करे उन्होंने, 400 इंटू 2 8,000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल के भी नहीं करे उन्होंने। 2 शेयर 4 फीचर्स, ये 4 फीचर बोले तो जो एप्लीकेशन के 30 शेयर्स जो 30 रुपीज़ से जो थे वो कंपनी अब ले रही उनके पैसे। सो 400 इंटू 30 12,000 कंपनी ले रही। ठीक है, 32,000 पहले लिख लेना है अपने को, 400 इंटू 80, उसके बाद कितना ड्यू था, 8,000 ड्यू थे उन्होंने, 12,000 ड्यू थे। एप्लीकेशन के जो पे करे ना उन्होंने वो शेयर फोरफिटेड बोल के लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग ए पेड अप कैपिटल ऑफ 20 lakhs इन शेयर्स ऑफ 10 each हैड ए रिजर्व ऑफ 3,60,000 का रिजर्व है उन लोगों का आउट ऑफ प्रॉफिट। इट वॉज रिजर्व टू कैपिटलाइज 2 लाख ऑफ द रिजर्व इशूइंग 20,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। अब यहाँ पर अपने को मेंशन अगर करें तो ये लेना रहता है कैपिटल रिजर्व ही ऑफ 10 each ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 शेयर फॉर 10 शेयर्स। जिसके पास भी 10 शेयर्स है उनको एक बोनस शेयर मिल रहे हैं बाई हिम इन द कंपनी, जनरलाइज द ट्रांजेक्शंस। सो डायरेक्टली अपने को यहाँ पर दे दिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेटा टू बोनस टू शेयर होल्डर में से ले लो बोल रहे 2 लाख रुपीज़, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यूनिट 4th, कंपनी फाइनल अकाउंट्स एंड प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन। नाउ वी विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। डिफाइन कंपनी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए कंपनी। ए कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी डिफाइंड बाई जस्टिस मार्शल इन ए कोर्ट एज ए कॉर्पोरेशन। ए कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, आर्टिफिशियल रहती वो, इनविजिबल रहते, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ। लेकिन लॉ के आंखों में जो है सो लॉ की नज़रों में एक कंपनी बोल के रहता है, एक नेम रहता, लेकिन वो क्या रहते हैं, आर्टिफिशियल रहती, इनविजिबल रहती, इंटेंजिबल रहती। एज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ, लॉ की तरफ से एक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोल के क्रिएट करते। इन पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परपेचुअल सक्सेशन ऑफ ए सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है उसकी, और परपेचुअल सक्सेशन रहता, कोई भी डायरेक्टर्स डेथ हो या कुछ भी रिजाइन कर दो लेकिन कंपनी चलते रहती। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी के, टू इंक्रीज एंड प्रोमोट इन्वेस्टमेंट, कंपनी का जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है उसको इंक्रीज करना और प्रोमोट करना। टू अश्योरेट अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन, सही एडमिनिस्ट्रेशन रहना। अवॉइड और प्रोहिबिट माल प्रैक्टिसेस नहीं होना कोई कंपनी में। टू अप्रूव एंड अलाउ इन्वेस्टिगेशंस, ऑडिटिंग, बैलेंस शीट का जो रहता ना वो प्रोसेस होते रहना। व्हाट डू यू मीन बाई प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। कंपनी स्टार्ट हो जाती या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को लोग जब रन करते हैं तो इसके अंदर अपने को 2 पीरियड्स रहते हैं, प्री एंड पोस्ट। तो पोस्ट से पहले जब कंपनी का जो भी प्रॉफिट रहता है उसको प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोलते हैं। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद के जो प्रॉफिट रहता है उसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोलते हैं। सो इनकॉर्पोरेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी कंपनी, हर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन लीगली फॉर्मेशन होना जरूरी रहता। सो द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज माइट कमेंस देयर ऑपरेशन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनीज को जो रहे है लीगली राइट है कि वो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इज स्टार्ट करना। वेर एज पब्लिक लिमिटेड अगर कोई कंपनी है मस्ट कमेंस देयर ऑपरेशन ओनली आफ्टर गैदरिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मिलते ही लोग स्टार्ट कर ले सकते इनकॉर्पोरेशन से भी पहले, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती वो।
Capital profit must be transferred to capital reserve and it can be used for write off capital loss. The loss incurred during the pre-incorporation period must be taken on the debit side of the goodwill account में लेते हो. अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट क्या रहता है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बिगिंस आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन एंड एंड्स विद द क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर. बिगिंस आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन होते ही शुरू हो जाता अकाउंटिंग ईयर तक. अब सपोज जनवरी से बिजनेस स्टार्ट कर लिए लोग, 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुआ तो 3 मंथ्स प्री रहता अपने को. दिसंबर में बुक्स क्लोज हो रही तो 9 मंथ्स पोस्ट रहता. द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड एज रिफर्ड एज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोलते हैं. और ये दिस प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट रहता है ये, एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड टू द शेयर होल्डर. आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दे. गिव द मेन डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल जस्ट रजिस्टर्ड कैपिटल रहता है कि कंपनी इतना कैपिटल जो है ना रजिस्टर करके रखते कि इशू कर सकते हो लोग पब्लिक को बोल के. इशूड एक्चुअली अमाउंट इशू टेकन फ्रॉम द पब्लिक इज कॉल्ड एज इशूड कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल. इसमें का एक पोर्शन रहता इज एक्वायर्ड फ्रॉम द पब्लिक से जो ले लिए लोग. इट मे बी मोर देन और लेस देन द सब्सक्राइब अमाउंट से ज़्यादा रहता वो. Called up capital refers to the amount which is demanded by the company from the shareholder for the issued shares. It is a part of the subscribed capital का पार्ट रहता है ये. पेड अप एक्चुअली अमाउंट जितना भी पब्लिक पे कर दी शेयर्स इशू करने के लिए उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं. रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट में से जो भी रिजर्व के लिए लोग कंपनी में अलग रखते हैं. स्पेशल रेजोल्यूशन इस पास रहता है इसके लिए टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ रिजर्व कैपिटल. इट इज़ ए पास ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल का एक पार्ट रहता है. इट कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. कंपनी जब वाइंड अप होती जब भी ये रिजर्व कैपिटल को यूज़ करते. व्हेन द एसेट्स फॉल शॉर्ट, अगर एसेट्स कम पड़ गए तो रिजर्व कैपिटल में से अमाउंट को यूज़ करते डिस्ट्रीब्यूट करने मेंबर्स में. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट रिजर्व कैपिटल इनटू ऑर्डिनरी कैपिटल में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. In case of winding up of the company, when the assets of the company are not sufficient to clear or meet the debts of the company, then under such a situation, reserve capital is called up. Now, these are the state the basis division of the following expenses between pre-incorporation and post-incorporation. सैलरी इट इज़ अलॉकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से देना. पीरियड अगर 3 मंथ्स का है तो प्री में 3 मंथ्स की सैलरी डालना पर मंथ कैलकुलेट कर लेके. और पोस्ट में रेंट जो है ना ये भी टाइम के रेशियो पे देते. डायरेक्टर फीस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाती डायरेक्ट. ऑडिट फीस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इट इज अलॉकेटेड बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो में देना है ऑडिट फीस भी. एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज चार्ज डायरेक्टली ऑन द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. डायरेक्टली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लेना. इंटरेस्ट ऑन लोन अगर रहा इट इज़ अलॉकेटेड बिटवीन प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में टाइम रेशियो के हिसाब से. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इट इज़ चार्ज डायरेक्टली ऑन द पोस्ट. इंटरेस्ट पेड टू वेंडर इट इज़ अलॉकेटेड बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में. पावर इलेक्ट्रिसिटी जो भी रहता वो टाइम रेशियो पे रहता. कैरेज इनवर्ड्स परचेज रेशियो पे निकालना रहता. दिस यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व योर लॉन्ग प्रॉब्लम्स ऑल्सो. Next, question number 6. From the following particular, calculate the weightage time ratio and for pre and post incorporation period and divide the total wages accordingly. Date of incorporation 1st में है. Period 1 अप्रैल से शुरू हो रहा 31 मार्च तक. टोटल पेमेंट ऑफ वेजेस 1,20,000 है. नंबर ऑफ वर्कर्स प्री के 4 है, पोस्ट के 20 है. तो यहाँ पर अपने को अप्रैल 1 से 30 अप्रैल तक है. 1 मंथ प्री है. 11th मंथ जो है आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है. तो सेल्स टाइम रेशियो 1:11 आ गया. वेटेड 1:4 प्री के वर्कर्स है, 20 पोस्ट के वर्कर्स है. 11 × 20 सो 4:220. टोटल पेमेंट कितना है 1,20,000. इट हैज गिवन इन द क्वेश्चन. सो प्री इनकॉर्पोरेशन 1,20,000 × 4/224 या इसको सिंप्लीफाई करके 1:55 आता है. सो 1/56 भी ले सकते हैं. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1,20,000 × 220/224 या 55/56. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन वेजेस एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वेजेस. क्वेश्चन नंबर 7. इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर वर 25 वर्कर्स है बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड दे वर पेड वेजेस एट ₹1,000 पर मंथ.
बिफोर इनकॉर्पोरेशन जो वर्कर्स काम करे 25 है, उन लोगों को 1000 पर मंथ मिल रहा था. आफ्टर इनकॉर्पोरेशन देयर वर 35 वर्कर्स आ गए एंड दे वर पेड 1250 ईच पर मंथ. फाइंड आउट द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वेजेस. एज पीरियड ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम. अपने को मंथ्स ही नहीं दिए यहाँ पर, हैंस इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट कॉर्पोरेशन वेजेस. बाई मेकिंग एन अजम्पशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन 3, अपन खुद अज्यूम कर ले रही है 3 मंथ्स है, पोस्ट 9 मंथ्स है. सो 25 वर्कर्स है, पर मंथ इन 3 75,000. पोस्ट का 35 वर्कर्स है, 1250 पर मंथ. 9 मंथ्स काम करे वो लोग, 3,93,750. क्वेश्चन नंबर 8. ए कंपनी हैड परचेस्ड ए बिजनेस 1/1/2017 को परचेज कर लिए. द कंपनी रिसीव इट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन 1/6. तो 5 मंथ्स जो है सो प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम था. द टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 13,25,000. फाइंड आउट द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स. सो टोटल सेल्स दे दिए अपने को. 5 मंथ्स ये है बोले तो 7 मंथ्स पोस्ट है. सो प्री इनकॉर्पोरेशन कितना होता, 13,25,000 इंटू 5/12, 5,52,083. एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स कितना होता, 13,25,000 इंटू 7 divided by 12, 7,72,917. Unit 5th, valuation of goodwill and shares. Now we will discuss short question and answers. Define goodwill. In a corporate world, the term goodwill is an oftenly used term whose meaning is found to be ambiguous as it is complicated to define. However, it is regarded as invaluable asset which is intangible in nature. Goodwill is defined as the ability of a business to earn profit in future. बिजनेस का जो भी एबिलिटी रहती है फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने की, उसको गुडविल बोलते हैं. गुडविल रिफर्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फर्म एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग. अब अपना बिजनेस अगर पूरा एसेट सोल्ड करे तो 5 लाख हो रहा, अपन एक्स्ट्रा उसके ऊपर 2 लाख अगर ले सकते तो 2 लाख जो रहता आपका इनविजिबल जो भी रेपुटेशन रहता आपका, उसको गुडविल बोलते हैं. इन ए बिजनेस गुडविल विल बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. थोड़े बिजनेस में पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी. फॉर एग्जांपल व्हेन द परचेस कंसिडरेशन ऑफ ए बिजनेस इज फाउंड मोर देन एसेट्स, एसेट्स से अगर ज्यादा रहा परचेस कंसिडरेशन, देन एक्वायर ए पॉजिटिव वैल्यू आती. ऑन द अदर एंड इफ द परचेस कंसिडरेशन इज लेस देन द एसेट्स, एसेट्स से अगर कम रहा तो नेगेटिव वैल्यू रहती गुडविल की, विच इज रिफर्ड टू एज कैपिटल reserve. It is not possible to value all the components of goodwill in detailed manner. The value of goodwill tends to be changed in small variation in the factors of goodwill. Next, capitalization method or valuation of goodwill. Under capitalization method, goodwill can be calculated by using the following 2 methods. Capitalization of average profit. Under this method, the value of goodwill is calculated by deducting actual capital employed. जो भी आता अपने को पूरे assets minus liabilities करने के बाद जो capital आता है ना, उसको capital employed बोलते हैं अपन. From the capitalization, value of average profit on the basis of normal rate of return. The formula goodwill is equal to capitalized value minus capital employed. और capitalized value कैसे आती है, 100 into average profit by normal rate of return. और एक क्या रहता goodwill, this method super profit method रहता. This method evaluate the total value of the firm, capitalization of future maintained profit at a normal rate of return. Goodwill is equal to super profit by normal rate of return into 100. The profit of the last 5 years. Question number 3. 5 years का profit दे दिए अपने को इसमें. फर्स्ट ईयर 30,000, सेकेंड ईयर 36,000. ये ब्रैकेट में देने का मतलब नेगेटिव रहता है. ये 20,000 देन 8,000. कैलकुलेट द गुडविल मालूम करना है अपने को एट 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स. सो शुड बी वेरी केयरफुल. एवरेज प्रॉफिट अपन क्या लेते हैं, टोटल प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन जब ऐसा ब्रैकेट में जब देते तो वो एक नंबर को माइनस करना रहता. दैट यू हैव टू रिमेंबर. 30, 36, 20, 80 पूरा ऐड कर लेके उसमें से 14,000 को माइनस कर दो. यू विल गेट दिस टोटल, यू विल गेट 94,000. ठीक है, 94,000 में से 14,000 को माइनस कर दिए तो आपको 80,000 आता. डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स 16,000. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट 16,000 आ गया अपने को. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस क्वेश्चन में गिवन है 2 ईयर्स. सो 32,000 इज द गुडविल. क्वेश्चन नंबर 4. कल्याण लिमिटेड डिसाइडेड टू परचेज ऑफ ए बिजनेस. एक बिजनेस को परचेज करना चाह रहे. द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का प्रॉफिट दे दिया अपने को यहाँ. द बिजनेस was looked after by the management. Remuneration from alternative employment if not engaged on the business comes 9,000 per annum. Find the amount of goodwill. It is valued on the basis of 3 years of purchase. Average net profit
नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। तो अपने को 4 ईयर्स का प्रॉफिट दे दिया, उसमें से 9000 रेम्यूनरेशन पर एनम है, 4 ईयर्स में भी माइनस कर देना, ये अपने को एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता। एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट टोटल ये आईएसओ प्रॉफिट के आंसरों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 करे तो 60,000 आता। वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 ईयर्स गिवन इन द क्वेश्चन, सो 1,80,000 इज द गुडविल। Question number 5. From the following information, calculate fair value of share. Assets backing method, fully paid share 180 rupees है, partly paid share 165 है, fully paid value share 152, partly paid share value 102. So fair value share value as per net asset backing method plus share value per share yield basis method divided by 2. तो पहले अपने को fully paid share का 180 और 152 2 है अपने को फुल्ली पेड, 180 152 डिवाइडेड बाई 2 166 आ गया। उसके बाद पार्टली पेड शेयर्स 165 एंड 102, 267 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 133 पॉइंट। फेयर वैल्यू द फेयर वैल्यू ऑफ फुल पेड शेयर्स इज 166 है एंड पार्टली पेड शेयर्स इज 133। क्वेश्चन नंबर 6. इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज 700, यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर इज 650। फेयर वैल्यू मालूम करना है। ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज paid up share is rupees 100. In the given question, normal rate of return misprinted 6 as 600 instead of 6%. So intrinsic value 700 है अपने का ना, yield value 650 है, normal rate of return 6% it is, print mistake है वो। So fair value का फॉर्मूला अपने को intrinsic value yield value by divided by 2 675। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला है अपने को, यील्ड शेयर वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। सो यहाँ पर अपने को एक मिसिंग है, सो ये डिवाइड कर रहा 6% मीन्स 0.06। सो इधर आ गया तो मल्टीप्लाई करता एक्सपेक्टेड रेट इंटू 100, ये 100 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी डिवाइड हो जाता 650 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 100 यू विल गेट दिस विल बिकम 100, 650 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 0.39% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल एज 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिए अपने को, एवरेज प्रॉफिट दे दिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पहले गुडविल नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट 22, दिस इज द वर्किंग नोट्स। नॉर्मल प्रॉफिट पहले कैसा था अपने को, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में अपने को, नॉर्मल प्रॉफिट 28,000 आया अपने को, तो 22,000 आपका सुपर प्रॉफिट है। गुडविल सुपर प्रॉफिट की जब नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 इज गिवन इन द क्वेश्चन, 2 years it is given in the question. Super profit just now we got 22,000, so 44,000 goodwill. Question number 8. From the following information calculate the share value under yield method. Average profit दे दी अपने को, शेयर कैपिटल 15,000, शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 each, 50 पेड अप, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन। सो एवरेज प्रॉफिट गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 शेयर्स, ये नंबर्स है 15,000 शेयर्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न नॉर्मल रेट इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 150 इंटू 50 पेड अप है यहाँ पर, ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई करना है इसको। सो 7,50,000 अपने को टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 1,87,500 है इंटू 100, सो 25% एक्सपेक्टेड रेट आ गया। यील्ड रेट का फॉर्मूला एक्सपेक्टेड रेट बाय नॉर्मल रेट गिवन इन द क्वेश्चन इंटू पेड अप वैल्यू शेयर इज 50, सो यील्ड वैल्यू पर शेयर इज 83.33।